ई नॉट ऑफ H40 जीरो हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक भी दिखने लगा, इधर से भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक भी दिख रहा है, और इधर यह चीज जीरो करी तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आए माइनस। सबसे पहले तो वो कंसेप्ट रिकॉल करो, यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस x। वही चीज यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक एटम का प्लस v तो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक आयन का माइनस v। But this oxidation and reduction potential are measured with respect to the same reference frame, that is a standard hydrogen half cell. इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल के रेस्पेक्ट में यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिख दिया, ना केवल लिख दिया बल्कि बड़ी आसानी से मेजर कर दिया। अब ये तो हुआ जिंक हाफ सेल जो किसी भी रैंडम कंडीशन पर बनाया हुआ है। किसी भी रैंडम कंडीशन पर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को टैबुलेट नहीं करा जा सकता। इन ऑर्डर टू टैबुलेट इट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें इस जिंक हाफ सेल को स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही बनाना होगा। इसका मतलब 1 मोलर एक्वस जिंक सल्फेट लेना होगा, इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसे भी रखना होगा, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो हमेशा होता ही है। इस कंडीशन पर यदि हमने जिंक हाफ सेल बनाया तो इसे हम स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल कहेंगे, और इस स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल के लिए फिर हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, हियर आल्सो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड हियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और इस तरह से जो वैल्यू मेजर होकर आएगी वह स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक मिल जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक मिल जाएगा। नाउ क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, इसलिए IUPAC ने क्या रिकमेंड करा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर मत ध्यान दो, हर जगह जो टैबुलेट करने के लिए आप जो टर्म जो वैल्यू इस्तेमाल करोगे दैट वुड बी दिस रिडक्शन पोटेंशियल। दिस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन वुड बी टैबुलेटेड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टैबुलेशन करते समय हम जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे और उसी हिसाब से उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका स्थान निर्धारित करेंगे, उसकी पोजीशनिंग फिक्स करेंगे। हम यह जो गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करा है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स राइट गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। किस तरह से? एनोड, एनोड पर जिंक, एनोड प्रोडक्ट इज जिंक आयन, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट इज जिंक सल्फेट 1 मोलर, और सॉल्ट ब्रिजेस KCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एनोड साइड हो गया। अब कैथोड साइड लिख रहा हूं। कैथोड साइड पर HCl 1 मोलर, कैथोड प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन at 1 atmosphere and cathode is platinum palladium। इस तरह से मैं इस गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन भी लिखना चाहूंगा। E ऑफ सेल is equal to E naught of cell minus RT by NF ln of। इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द डेफिनेशन जिसमें एक्टिव मास ऑफ जिंक आयन, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन जिंक इंटू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर। यहां लास्ट इक्वेशन लिखी। इस लास्ट इक्वेशन को मैं इसमें थोड़ी वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। E ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल जब मैं लिखूंगा तो E नॉट ऑफ सेल में आप देखिए
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 है, तो ई नॉट की जगह पर सिर्फ जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखेगा। ये ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय 2F, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, लॉग ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एक्टिव मास ऑफ जिंक इज 1 इनटू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर, में ऐसे लिख देंगे। एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसे लिख दिया जाएगा E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन इनटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एक्टिव मास ऑफ जिंक की जगह 1 H पॉजिटिव कंसंट्रेशन स्क्वायर। One would always write Nernst equation in this manner. This is determination of half cell oxidation potential of zinc half cell. मैं इसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल भी डिटरमाइन करके दिखाता हूं, पहले इस चीज को लिख लीजिए। नाउ हमने एक बात देखी, जिंक हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीडाइज हुआ है, और चूंकि जिंक हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीडाइज हुआ इसीलिए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पॉजिटिव दिख रहा है और जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल हमें नेगेटिव दिख रहा है। अब हम एक ऐसे हाफ सेल को देखते हैं जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल के सामने रिड्यूस होएगा। मैं कॉपर हाफ सेल दिखाता हूं। देखिए, वंस अगेन इस बीकर के अंदर एक्वस कॉपर सल्फेट है एंड इट्स डिप्ड विथ कॉपर रॉड। यह कॉपर हाफ सेल है। इस कॉपर हाफ सेल में ढेर सारे ऑक्सीडाइजेबल कॉपर एटम है, ढेर सारे रिड्यूसिबल कॉपर आयन है। कॉपर एटम का भी कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कॉपर आयन का भी कुछ रिडक्शन पोटेंशियल है। यदि हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो एब्सोल्यूट वैल्यू कंसेप्चुलाइज जरूर की जा सकती है, मगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी डिटरमाइन नहीं करी जा सकती, उसको कभी एब्सोल्यूट टर्म में मेजर नहीं करा जा सकता। हमने कहा कि कॉपर एटम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जरूर मेजर करा जा सकता है। कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल एक रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जरूर मेजर करा जा सकता है, और वही रेफरेंस फ्रेम हमने डिफाइन कर रखा है, वही रेफरेंस फ्रेम हमने असाइन कर रखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। अब हम इसके सामने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल बना देते हैं, और द आइडिया इज कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल के रेस्पेक्ट में हम कॉपर हाफ सेल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करने की कोशिश करें। यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल बनाने का तरीका 1 मोलर HCl लेना है, इसमें प्लेटिनम पैलेडियम इलेक्ट्रोड डिप कर देना है, इसके चारों तरफ ढेर सारी हाइड्रोजन गैस सर्कुलेट करना है, such that the partial pressure of hydrogen is 1 atmosphere
और इस पूरे सेटअप को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देना है। और इस सेटअप को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। हम कहते हैं इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल के रेस्पेक्ट में इस कॉपर हाफ सेल के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को डिटरमाइन करा जा सके। करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दो। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट रखें, कोई समस्या नहीं, अब तो KCl सॉल्ट इसमें रख दो। कॉटन से प्लग कर दो यू शेप ट्यूब को और इसके अंदर KCl सॉल्ट भर दो। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन दोनों हाफ सेल में किस जगह पर ऑक्सीडेशन होना है और किस जगह पर रिडक्शन होना है। इस बात को समझने के लिए हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट ज्यादा समय के लिए नहीं करेंगे, 2 या 3 मिनट के लिए करेंगे। शॉर्ट करने से पहले कॉपर इलेक्ट्रोड का एग्जैक्ट वजन पहले से ही देख लेंगे। ज्यादा समय के लिए इसलिए शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि जब आप इन दोनों इलेक्ट्रोड को शॉर्ट करोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने पर तेजी से करंट फ्लो होने लगेगा और तेजी से करंट फ्लो होने से आयंस के कंसंट्रेशन बदलने लगेंगे, मतलब कंडीशन ही बदलने लगेगी। जिस कंडीशन पर आपको मेजरमेंट करना है वो कंडीशन ही बदल जाएगी। इसलिए ज्यादा समय के लिए शॉर्ट नहीं करना है। आप 2 या 3 मिनट के लिए प्लैटिनम पैलेडियम इलेक्ट्रोड को शॉर्ट करके रखिए और 2-3 मिनट के बाद में इसे ओपन कर दीजिए। अब इस कॉपर रॉड का दोबारा वजन करके देखिए। शॉर्ट करने से पहले और शॉर्ट करने के बाद 2 बार वजन कीजिए, आप पाएंगे कॉपर इलेक्ट्रोड का वजन बढ़ रहा है। अब आप जरा सोचिए कि कॉपर इलेक्ट्रोड का वजन क्यों बढ़ रहा हो। कॉपर इलेक्ट्रोड का वजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर आयन रिड्यूस होकर रॉड पर जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं। सॉल्यूशन से कॉपर आयन रिड्यूस होकर रॉड पर डिपॉजिट हो रहे हैं, इसलिए कॉपर इलेक्ट्रोड का वजन बढ़ रहा है। इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रही है। जहां कहीं पर भी रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं और कॉपर हाफ सेल जो है वह कैथोड हाफ सेल का काम कर रहा है। जबकि प्लैटिनम पैलेडियम पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, इसलिए प्लैटिनम पैलेडियम एनोड हो गई और यह एनोड हाफ सेल हो गया। सबसे पहले हमने एनोड और कैथोड समझ ली। अब हम यहीं का यहीं लिख देते हैं कि इस जगह रिएक्शन कौन सी हो रही होगी, किस तरह से हो रही होगी। एनोड पर डेफिनेटली हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा इस तरह से, half H2 giving you H positive plus electron, this must be at anode। जबकि कैथोड पर कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा होगा, दिस मस्ट बी एट कैथोड, और वहां पर इंटू 2 करके हम ऐड कर दें तो ओवरऑल वहां रिएक्शन हो रही होगी, दैट मस्ट बी H2 plus copper ion must be giving you twice H positive plus metallic copper. Overall, this reaction must be taking place there.
मैं यदि इस गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, हाउ टू रिप्रेजेंट इट? एनोड पर प्लेटिनम, पैलेडियम, हाइड्रोजन at 1 atmosphere. Anode product is H positive ion. Anode half cell electrolyte is HCl, which is 1 molar. Salt bridge is KCl. It's at 25 degrees centigrade. Cathode is CuSO4. Cathode product is copper. Copper electrode. This is galvanic cell representation जो यहां पर बना है. अब इस galvanic cell का EMF बड़ी आसानी से मेजर करा जा सकता है, कोई कठिन बात नहीं है. सिर्फ एक आइडियल वोल्ट मीटर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कनेक्ट कर दें. उस आइडियल वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी V डैश, दैट इज ईएमएफ ऑफ दिस गैल्वेनिक सेल. आइडियल वोल्टमीटर की जो भी कुछ रीडिंग होगी V डैश, दैट इज ईएमएफ ऑफ दिस गैल्वेनिक सेल. और इस गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा है, जरा वो रिकॉल कर लें. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस reduction potential of cathode. Anode hydrogen, so oxidation potential of hydrogen. Cathode copper, so reduction potential of copper ion जो reduce हो रहा है. Oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode. एनोड पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड पर कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल. और दिस इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. और दिस इज इक्वल टू reduction potential of copper ion minus standard reduction potential of H positive ion. अब खास बात, ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल भी, ये तो हम ऑलरेडी जीरो असाइन कर चुके हैं. इसे भी हमने जीरो असाइन कर दिया है. असाइन कर दिया है, होता नहीं है, हमने असाइन करा. मगर इसे जीरो असाइन करने से देखिए हमें क्या मिल गया, कॉपर का हमें रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया V डैश. रिडक्शन potential of copper ion plus V dash. इधर जीरो असाइन करके हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एटम माइनस V डैश. मगर ये तो किसी भी रैंडम कंडीशन पर कॉपर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हुआ. रैंडम कंडीशन पर कॉपर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल उपयोगी तो है, मगर टैबुलेट नहीं करा जा सकता. इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टैबुलेट नहीं कर सकते. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टैबुलेट करने के लिए हमें यह चीज स्टैंडर्ड कंडीशन पर डिटरमाइन करनी होगी. कैसे भाई, 1 मोलर एक्वस कॉपर सल्फेट लीजिए, 1 मोलर एक्वस कॉपर सल्फेट लीजिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे भी रखिए, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इसे भी रखिए. इस कंडीशन पर जो हाफ सेल बना है ये स्टैंडर्ड हाफ सेल बन गया. अब जब ये स्टैंडर्ड हाफ सेल बन गया, तब
हम इसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और इधर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन हो चुका है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। नाउ दिस कैन बी टैबुलेटेड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दोनों को टैबुलेट नहीं करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टैबुलेट नहीं करना, रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए दोबारा वही बात, कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल यदि प्लस वी डैश, तो कॉपर एटम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस वी डैश, प्लस और माइनस का ही फर्क है बस। और चूंकि हाइड्रोजन के सामने कॉपर आयन रिड्यूस हुआ है, इसलिए कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से अधिक, 0 से अधिक पॉजिटिव वैल्यू आई। और चूंकि हाइड्रोजन के सामने कॉपर एटम ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया है, इसलिए कॉपर एटम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम, मतलब 0 से कम, मतलब नेगेटिव वैल्यू। इस गैल्वेनिक सेल के लिए वंस अगेन हम नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ईएमएफ ऑफ सेल is equal to E naught of cell minus RT by NF ln of equilibrium constant definition H positive concentration square copper into hydrogen upon copper ion. E of cell इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। क्या लिखूं? ई नॉट ऑफ सेल जब मैं लिखूंगा तो हाइड्रोजन का ई नॉट तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन माइनस 2.303 RT by 2F log of H positive concentration square upon partial pressure of hydrogen into copper ion concentration. At 25 degrees centigrade, E of cell is equal to E naught of copper ion minus 0.0591 by 2 log of H positive upon partial pressure of hydrogen into copper ion concentration. इस तरीके से हम हाफ सेल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। दिस इज टर्म्ड एज डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। डायरेक्ट डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि भाई कॉपर और जिंक दोनों के लिए हमने डायरेक्ट डिटर्मिनेशन करा है। हमने सीधा सीधा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल लिया, उसके साथ गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करा और सीधा गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करके सीधा उसका ईएमएफ मेजर करा, और जो उसका ईएमएफ आया उसी को हमने हाफ सेल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कह दिया। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट डिटर्मिनेशन। मगर हमेशा हर एलिमेंट के लिए डायरेक्ट डिटर्मिनेशन संभव नहीं होता है। यदि हम बात करें सोडियम की, सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सोडियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल यदि वो हमें डिटरमाइन करना है, तो सोडियम के केस में हम डायरेक्ट डिटर्मिनेशन कभी नहीं कर सकते। हम उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के साथ में गैल्वेनिक सेल यदि कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, रिएक्शन इतनी विग्रस होगी कि वहां ब्लास्ट हो जाएगा। आप कुछ भी मेजर करने जाओगे उसके पहले ही तो रिएक्शन ही खत्म हो जाएगी। सोडियम के केस में डायरेक्ट डिटर्मिनेशन संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में फिर हम इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन करते हैं। कैसे? भाई हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिंक का डिटरमाइन कर लिया, जिंक के रेस्पेक्ट में आप एल्यूमिनियम का डिटरमाइन कर लो, एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में मैग्नीशियम का डिटरमाइन कर लो,
और मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में फिर सोडियम का डिटरमाइन। इस तरह से हम रिएक्टिव स्पेशीज के लिए हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल इनडायरेक्टली भी डिटरमाइन कर लेते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी ऑक्सीडाइजेबल स्पेशीज हैं उन सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिटरमाइन कर लिया गया है, और जितने भी रिड्यूसिबल स्पेशीज है उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल भी डिटरमाइन कर लिया गया, और उन सबका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को डिटरमाइन कर लेने के बाद हमने सभी स्पेशीज के रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में टैबुलेट कर दिया है, and that tabulation of all the reducible species in increasing order of their reduction potential at standard condition is termed as electrochemical series। वह सीरीज जिसका इस्तेमाल आपने इस चैप्टर को पढ़ते समय पहले ही लेक्चर से करना चालू कर दिया। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑब्टेन करी है। अब बात को समझने के बाद मैं अगला आर्टिकल समझाऊंगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। पहले इसे लिख लीजिए।